अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा की जानिब से एक बार फिर खुशामदीद। आज दो बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पहले का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद में तोशाखाना केस के हवाले से है, जो मालूमात कुछ नई आई हैं, कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर करनी है। और दूसरी बात जो है वो इलेक्शंस के हवाले से करनी है। कुछ सोर्सेज से कुछ मालूमात हम तक पहुंची हैं जो आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। पहले हम बात करते हैं तोशाखाना केस के हवाले से, लेकिन उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुछ प्रोफेशंस हैं जिनमें कुछ अफराद की इस वक्त पांचों घी में और सर कढ़ाई में, और उनमें से एक प्रोफेशन जो है वकालत का है। वकला हजरात और ख़ास तौर पे ख़ास हल्का वकला का जो है इट्स मेकिंग लॉट ऑफ मनी, मिंटिंग मनी, जिसे हम पैसा छापना कहते हैं, वो पैसे छाप रहे हैं क्योंकि केसेस पे केसेस हैं और फैसले जो हैं, एक फैसला आता है, उस फैसले को चैलेंज करने के लिए एक और केस हो जाता है और फिर ये सिलसिला जारी है। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के हवाले से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची कि जब 17 फरवरी और 16 मार्च को नोटिस जारी किए नैब ने, तो उनको चैलेंज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो उसका फैसला आ गया और फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि 17 फरवरी और 16 मार्च के जो नोटिस नैब ने जारी किए वो कानून के मुताबिक नहीं थे। और साथ ये भी कह दिया कि इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि नैब दोबारा से नोटिस जारी नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें कानूनी जो पूरा प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करके ये दोबारा नोटिस अगर जारी करने हैं तो नए नोटिस जारी करने हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 17 फरवरी और 16 मार्च के जो नोटिस हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन नैब आज़ाद है कानून के मुताबिक नए नोटिस जारी करने के लिए। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं है। जहां पे तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैसला सामने आया है। साथ ही हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर लेजिस्लेशन के हवाले से, आपको पता है कि पीडीएम की हुकूमत ने जो एक लेजिस्लेशन का मुसवदा दिया और उसके ऊपर जो है वो दरख्वास्तें आ गई इसके इख्तलाफ में, तो वो केस जो है 8 सफ़हात पे मुश्तमिल हुकूमत ने एक अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉज हैं, इनके अंदर जो तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें हैं उनको चैलेंज कर दिया है हुकूमत वक्त ने। केसेस का सिलसिला जारी है और ये पिंग पोंग हो रहा है। पिंग पोंग आप समझते हैं, मतलब इधर से आप केस किया, उधर से उसको चैलेंज किया, दोबारा से उस केस के ऊपर फैसला आया, उस फैसले को चैलेंज कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा वाज़े तौर पे अगर कह दिया है कि नैब के नोटिस जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है, तो यकीनन आने वाले दिनों में हमें इसके ऊपर जो है, इस फैसले के ऊपर चैलेंज होता कहीं ना कहीं अदालत उज़्मा में दिखाई भी देगा। ये फैसला जो है इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि तोशाखाना केस को ही सामने रख के बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और सिंध के साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब हैं, उनके ऊपर तो उनको तो पैसे ना लेने की बुनियाद पे जो है वो उनके खिलाफ फैसला कर दिया गया, लेकिन यहाँ तो साबित हो गया और यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो, मैं ये नहीं समझता कि वो माजी की मालूमात नहीं रखते या उनके पास माजी की मालूमात ख़त्म हो गई हैं या वो भूल चुके हैं, उनको कोई डेमेंशिया का मर्ज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ जब टीवी पे आके ये बात करते हैं तो उन्हें पता होता है कि अवाम को हमने स्पिन करना है और जिसे हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं पागल बनाना है। क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को ये याद होना चाहिए कि 2016 में एक वाक़या हुआ और वो एक बैनुल अक़वामी वाक़या था जिसकी वजह से ये तमाम सिलसिले चले थे, और वो बैनुल अक़वामी वाक़या अब तो शायद कई जो हैं इसको भूल चुके हों, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि तोशाखाना केस, तोशाखाना केस। 2016 में क्या हुआ था आपको याद है ख़वातीन और हज़रात? 2016 में पनामा लीक्स हुई थी। पनामा लीक्स जिसमें 200 मुल्कों के लोग शामिल थे, उनके नाम शामिल थे, जिनके बारे में ये कहा गया था कि इन्होंने टैक्स इवेजन की वजह से अपने पैसे इधर से उधर किए हुए हैं और कंपनीज जो हैं वो बनाई हुई हैं और पैसा जो है वो इलीगल तरीके से अपने मुल्क से टैक्स अवेजन के लिए ऐसी जगह पे मुंतकिल किया, जिसमें से पनामा एक मुल्क है जहां पे वो अपने पैसे को, इलीगल मनी को प्रोटेक्शन दे सकें। ये पुरानी बात तो है, लेकिन दोबारा इसको दोहराना ज़रूरी है कि पनामा लीक्स के बाद दुनिया में एक हलचल मची और ये बात वाज़े हुई कि
जो तरक्की पजीर मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तरक्की पजीर मुल्क में एक सर्टन पॉलिटिकल क्लास जो है वो पैसे, टैक्स से कलेक्टेड पैसे जो अवाम के हैं उसके ऊपर नक़बज़नी करते हैं, यानी उसको तरीके से चोरी करते हैं और इल्लीगल तरीके से वो ट्रांजैक्शन उनकी की जाती है दूसरे मुल्कों में, और फिर वो जो है हेवंस के अंदर चले जाते हैं। ये हेवन वो जन्नत नहीं है जिसका हमारे साथ वादा है, ये जो हेवंस हैं ये फाइनेंशियल हेवंस हैं, जहां पे तरक्की पजीर ममालिक की टॉप लीडरशिप जो है, जो कि अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं, अपने मुल्क की जमहूर के साथ, अवाम के साथ लगाव नहीं, वो पैसे निकालते हैं और साइड पे कर देते हैं, और यही पैसा फिर तरक्की याफ्ता मुल्कों में चला जाता है, और तरक्की याफ्ता मुल्क में जाके फिर यही लीडरान बड़ी बड़ी जायदादें लेते हैं, बड़े बड़े प्लाजाज लेते हैं, बड़े बड़े अपने एसेट्स बनाते हैं, और फिर वहां पे वो जमीन के अंदर उस जन्नत को बनाने की कोशिश करते हैं जिसका हमसे वादा है। सो ये मोहम्मद जुबैर साहब और दीगर अवाम जो है नहीं भूलना चाहिए कि तोशाखाना केस जो है, इसकी वजह से इमरान खान के ऊपर जो भी आप इल्जामात और जो भी तनकीद कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन पनामा लीक्स में जो कुछ हुआ, जिसके बाद कतरी खत सामने आया, और मुझे आज तक वो लम्हा नहीं भूलता कि पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कतरी खत पढ़ा गया और उसके बाद कहा गया ये हैं वो ज़राए, स्पीकर साहब ये हैं वो ज़राए, और ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब के ही अल्फाज थे कि ये हैं वो ज़राए, और वो ज़राए जो हैं वो ज़राए आज तक जो हैं वो समझ नहीं आ सके। और उसी दौरान वो एक फॉन्ट का भी मसला आया था जिसे कलिब्री कहा जाता है, कलिब्री फॉन्ट के अंदर कुछ चीज़ें पेश की गई और पता चला कि जिस ज़माने की या जिस वक्त की ये चीज़ें पेश की गई उस वक्त कलिब्री फॉन्ट जो था उसकी पैदाइश नहीं हुई थी, वो कहीं दूसरी दुनिया में था, तो उसकी पैदाइश से पहले ही कलिब्री फॉन्ट इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात भी आपको बिल्कुल भूल चुका होगा, इसलिए मैं याद कर रहा हूँ। आपसे मुराद है जुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून, और मैं फिर वो कहूँ उन्हें भूला शूला कुछ नहीं है, वो सिर्फ आवाम को चाहते हैं कि आवाम को याद ना रहे वो सब। उसी अरसे में ये बयानात भी आए थे ना कि बाहर तो बाहर, मेरा तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है, मेरे नाम कुछ नहीं है, फिर तो बड़ा कुछ नाम सामने आ गया। सो ख़वातीन हज़रात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला जो है उसने नैब के नोटिस को, जो कि बुशरा बीबी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ थे, उनको कहा कि ये कानूनी जो प्रोसेसेस हैं उसको मुकम्मल नहीं किया गया और नए नोटिस जारी किए जाए जिसमें कानून और कानूनी तरीक़ाकार जो है उसको मलहूज़े खातिर रखा जाए। दूसरी बात आज आपसे जो करनी है वो है इलेक्शन से मुतालिक। पूरी कौम को ये समझाया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा, जो कि मेक सेंस, और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, इट ऑल्सो मेक सेंस, इससे भी समझ आती है। अब इलेक्शंस के मामले में 3 बैठकें हुई पीटीआई और पीडीएम के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, और उनका कोई नतीजा नहीं निकला। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि जो अदालत उज़्मा है उन्होंने कहा है कि अगर किसी फैसले पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर हम कानून के मुताबिक वो फैसला करेंगे। लेकिन अभी एक सोर्स से हमें पता लगा, और वो सोर्स जो है वो उनके कहने के मुताबिक जो इलेक्शन है वो हुकूमत वक्त चाहती है कि अगर बहुत ही जल्दी हो तो सितंबर में जाके हो, और सितंबर की जो तारीख वो समझते हैं कि उसके बाद इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, वो 16 सितंबर है। ये बरमला भी किसी ने नहीं कहा। वो क्यों चाहते हैं 16 सितंबर के बाद इलेक्शन हो? क्योंकि 16 सितंबर को जो मौजूदा अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो रहे हैं, बंदयाल साहब, और उनकी रिटायरमेंट के बाद वो समझते हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो इस नशिस्त पे आएंगे, और जब वो इस नशिस्त पे बैठेंगे तो उससे मौजूदा हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा। यहाँ पे पहली बात कि इसका मतलब है कि जो बात कही जा रही है कि अदालत उज़्मा धड़ों में बटी हुई है, इस खबर जो है ये यकीन दिलाती है कि वाकई धड़ों में बटी हुई है और उस धड़े में पोलिटिसाइज़ किया हुआ है, और काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उनको लाने की कोशिश कि 16 सितंबर के बाद वो आ जाएंगे, और फिर जो भी हो। तो हमें खबर यह है कि 16 सितंबर से पहले हुकूमत किसी सूरत ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। कहने वाले ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले इलेक्शन अगर जीतती है, जो कि इम्कानात है कि वो जीतेंगे, और हुकूमत को इस चीज़ का डर है कि वो इलेक्शन जीतेंगे, और इलेक्शन जीत के वो बंदयाल साहब जो है उनको 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन शायद दे दें, और ये कानून साजी कर दें कि जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 से 68 बरस कर दी जाए। तो 3 साल एक्सटेंशन मिलनी है बंदयाल साहब को, उस अरसे में काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो 3 साल के लिए पीछे चले जाएंगे। सो ये जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि काजी
काजी से मुराद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं, यानी कि फ़ैसला करने वाले, यानी अदालत में बैठे मुंसफ़ीन जो हैं, इनसे मोतबर कोई नहीं है, और हमें यकीन है कि उनसे मोतबर कोई नहीं है। लेकिन इस मोतबर क्लास के अंदर इतनी बड़ी धड़बंदी और इतनी बड़ी धड़ाबंदी, जिसे हम कहते हैं, धड़बंदी नहीं, धड़ाबंदी जो है, ये इतनी क्लासिफिकेशन जो इतनी खुल के सामने आ गई है, तो किससे मुंसफ़ी चाहें? वो क्या फैज़ अहमद फ़ैज़ साहब के खूबसूरत कलाम है ना कि किससे मुंसफ़ी चाहें, तो किससे मुंसफ़ी चाहें? तो ख़वातीन और हज़रात, जो अभी बज़ाहिर हमें नज़र आता है और हमें जो ख़बर है वो ये है कि दो नकात हैं जो इन डायलॉग्स जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान हो रहे हैं, दो डायलॉग्स में कंसेंसस यानी उसमें उनका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। पहला नुक्ता है कि इलेक्शंस की डेट कंफर्म हो। हुकूमत 16 सितंबर से पहले चाहती नहीं है इलेक्शन हो, और पीटीआई चाहती है जल्द से जल्द इलेक्शन हो, 90 दिन वाली जो आईनी शर्त है उसको पूरा किया जाए, जो कि अभी नहीं हो सकती। लेकिन वो चाह रहे हैं कि अगर फेडरल और प्रोविंस के इलेक्शन इकट्ठे होने हैं तो डिज़ोल्व की जाए जो फेडरल हैं पार्लियामेंट, और उसके बाद इलेक्शन करवाई जाए। पहली ये कंडीशन जो है, इस पर इत्तफाक ज़रूरी है डायलॉग के कि इलेक्शन डेट कन्फर्म हो। और दूसरा ये है कि दोनों पार्टीज़ यानी PDIM जो लीडरशिप है वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हो कि हम दस्तखत करते हैं और हम ये बयान हल्फी देते हैं कि इलेक्शन के जो भी नताइज होंगे वो सब तस्लीम करेंगे। Everyone will accept the results of the election। और इसके ऊपर भी इनका इत्तफाक, यानी इस डायलॉग्स में दोनों सारी पार्टीज का इत्तफाक बड़ा ज़रूरी है कि जो भी नतीजा निकलेगा उसके ऊपर शोर शराबा नहीं किया जाएगा, उस पर आप रोना नहीं करेंगे कि सहूलतकारी मिल गई तो फलां जीत गए, क्योंकि इससे ये बात वाज़े होती है कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत इस चीज़ से ख़ाइफ है कि हुकूमत अब किसी और की बन सकती है, और वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसे इत्तफाक़ राय पे ना आए कि हम कल आवाज़ ना उठा सकें। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस चीज़ पे भी साइन किया जाए, दस्तखत और बयान हल्फी दिया जाए कि जो भी इलेक्शन के नताइज सामने आएंगे उसको तस्लीम किया जाएगा। सो इलेक्शन की डेट्स और तस्लीम किए जाएंगे उसके नताइज, ये दो नकात हैं जो इन डायलॉग्स में फाइनल होने हैं, जो कि अभी तक नहीं हुए। और सोर्सेज के मुताबिक 16 सितंबर से पहले इलेक्शन डेट तो होनी नहीं है। ये सोर्स का कहना है कि 16 सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं होते, और लगता भी कुछ ऐसा ही है कि अभी खैर 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होने। लेट्स सी कि ये सितंबर वाला मामला जो है, इसमें अदालत उज़्मा जब अपना फैसला देती है, जो कि कानून के मुताबिक उन्होंने कहा है, वो फैसला क्या होगा। और दूसरी बात जो है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम किया जाएगा, इस पे यकीनन जो PDM और जो हुकूमत की अलायंस जमातें हैं वो यकीनन इससे जान छुड़ाने की कोशिश करेंगी, और इस पे इत्तफाक करना, या उनसे इत्तफाक करवाया तो जा सकता है, शायद खुद ना करें, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड तमाम इंटरनेशनल पोल्स, चाहे गैलप की बात हो या और सर्विस की बात हो, वो सारे ये कहते हैं कि इस वक्त जो जीतने के चांसेस हैं, जो हवा चल रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में हैं। सो अगर इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्विस जो बता रहे हैं इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है और PDM की जमातें शोर भी नहीं मचाती, तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान की जमहूरी ताकत को वो तस्लीम कर लेंगे, और ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन जब भी होंगे एक वाज़े सर्विस बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, तो उन रिजल्ट्स को, इलेक्शन के रिजल्ट्स को चैलेंज करेंगे PDM वाले। तो इस नुक्ते पे इत्तफाक डायलॉग्स में आना कि साइन करें कि कल जो भी नतीजे होंगे उतना शोर नहीं मचाएंगे, इसमें मेरे ख्याल से अगर कोई स्टेप बैक होगा या जो रिलक्टेंट होगा, जो कोशिश करेगा कि इस पर साइन ना करें, वो PDM की अलायंस जमातें ही होंगी। सो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।